हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स में। और आज हम लोग फिर से एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, वैम्पिक्स चैनल आपके लिए डेली एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आ रहा है। और हम लोग जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो बहुत वेल रिसर्च होते हैं। ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का या रेलवे का, चाहे वो स्टेट पुलिस एग्ज़ाम हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो। हर तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और पूरी वीडियो देखो और हर क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 जारी किया जाता है। और ऑप्शन 2 है कि इसमें बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल्य इकाई के साथ सोने के ग्राम के गुणकों में दर्शाया जाता है। आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि दोनों ही कथन सही थे, कथन 1 और 2। तो ये चर्चा में क्यों है और हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 को फरवरी 1 से 5 तारीख तक ओपन किया हुआ है और इसमें 1 से 5 फरवरी तक कोई भी इसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है और इसमें निवेश कर सकता है। ओके। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से एक बॉन्ड जारी करता है। और ये मैं बता दूं कि इस बार 11वीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 11वीं सीरीज शुरू हुई है और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। ओके। और जो ऑनलाइन बॉन्ड्स को खरीदता है उसको 50 रुपये की छूट दी जाती है। हर बॉन्ड पे 50 रुपये की छूट दी जाती है। ठीक है। और इसमें एक इशू प्राइस भी होता है कि जब भी ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसमें एक इशू प्राइस फिक्स किया जाता है और इस बार इसका इशू प्राइस है 4,912 रुपये। कितना है? 4,912 रुपये प्रति ग्राम। ओके। अब आगे देखते हैं कि ये बॉन्ड बैंकों और पोस्ट ऑफिसेस में सोने के 1 ग्राम के मूल्य में बेचे जाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। और बेचने के बाद इस बॉन्ड को सोने के दाम के रूप में चेंज किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है उसको। और ये इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति को भौतिक सोना देने की बजाय, ठीक है, इसमें एक रियल सोना नहीं खरीदना पड़ता है बल्कि सोने का एक मूल्य अदा करना पड़ता है। और इसके बदले में जो आरबीआई है वो निवेशक को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। और जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ये एकदम टैक्स फ्री होता है। और ये अगर हम बात करें कि
इसको लोग क्यों अपनाते हैं, इसमें क्यों निवेश करते हैं। तो ये बहुत इजी होता है इसको हैंडल करने में, इसको मैनेज करने में निवेशक को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए अधिकतर निवेशक इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। और देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? भौतिक सोने की मांग को कम करना और घरेलू बचत को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 2 कि हाल ही में खबरों में रहे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन 1, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। 1992 में की गई थी। ऑप्शन बी, यह भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय है। या ऑप्शन सी, यह भारत के भीतर खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च निकाय है। यह लास्ट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछा गया है क्या गलत है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से क्या गलत है उसे आपको बताना है कि ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है, और इसकी स्थापना क्या 1992 में हुई है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी इसकी स्थापना 1992 में नहीं की गई है। अभी बताऊंगी कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2250 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराया है। देखिए, इसीलिए ये चर्चे में है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2250 कारीगरों को रोजगार इसने मुहैया कराने का काम किया है इस बार। और ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अप्रैल 1957 में किया गया था। और यह खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया। और ये भारत के भीतर खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को उत्पन्न करने वाला या उद्योगों को बढ़ावा देने वाला सबसे सर्वोच्च संगठन है। क्या है ये? सबसे सर्वोच्च संगठन है जो खादी उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। और बेसिकली ये देखिए KVIC के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। पहला है सामाजिक उद्देश्य, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर ये पूरा करता है। और दूसरा है आर्थिक उद्देश्य, ठीक है, जो कि इन सामग्रियों को बेचकर ये पूरा करता है कि खादी चीज़ों से ये तरह तरह के आइटम्स बनाता है, कपड़े, और उद्योगों के लिए ये माल को ट्रांसफ़र करता है, जिससे आर्थिक रूप से ये देश की GDP में योगदान देता है। और तीसरा इसका उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और सुदृढ़ सामाजिक भावना का निर्माण करना। और अगर हम बात करें कि इसके कुल केंद्रों की, तो इसके अभी वर्तमान में 15,431 केंद्र हैं। कितने? 15,431 केंद्र हैं, जिसमें से 7,050 केंद्र इस आयोग के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे कला उत्सव 2020 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कला उत्सव 2020 का 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। और दूसरा कथन है कि कला उत्सव 2020 में कुल 35 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति स्कूल के 576 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। और बात करें कि ये आजकल चर्चे में क्यों है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने 29 जनवरी को कला उत्सव 2020 के समापन समारोह को संबोधित किया। कब संबोधित हुआ है? 29 जनवरी को। और कला उत्सव 2020 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया गया था। कब हुआ? 10 जनवरी को शुरू हुआ था और 29 जनवरी को इसे खत्म किया गया। देखिए, कला उत्सव देश भर में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ाने का काम करता है। और ये स्कूली स्तर पर, ठीक है, स्कूली स्तर पर जो भी बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको प्रोत्साहित करता है, उनको सम्मानित करता है। और ये अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। मंत्रालय का नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए कौन से मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है या कौन पहल कर रहा है उसका नाम याद रखा करो, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी पहल करी है और इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभाओं का पोषण करना और कला को बढ़ाना है। नेक्स्ट, दिवाला और दिवालापन बोर्ड ऑफ इंडिया के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है। ऑप्शन बी, इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड को नियमन बनाने का अधिकार दिया गया है। या ऑप्शन सी, IBBI आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए उन्हें कम से कम 21 दिन का समय देता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
कि पीछे जो भी हमने तीन ऑप्शंस पढ़े वो तीनों ही सही हैं। अभी देखिए हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियेपन बोर्ड ने कमेटी ऑफ क्रेडिट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कार्यशाला का आयोजन किया है और ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह एक अद्वितीय नियामक है जो कि पेशे यानी जो भी रोजगार होते हैं उनको नियंत्रित करता है और उनकी प्रक्रियाओं को नियमित भी करता है। और इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज पर नियामक प्रशिक्षण किया जाता है। और संहिता की धारा 196 क्लोज ए के तहत IBBI के लिए ये आवश्यक होता है कि वह नियमन की अधिसूचना से पहले नियम और कायदे जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को निर्दिष्ट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कृषि विकास दर कितनी है? तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों के पास 5 सेकंड्स का टाइम था। बताइए आंसर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए, बी या सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कृषि विकास दर इस बार 3.4% रही है। तो 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी जो कि बजट से पहले पेश की जाती है। तो इस बार उसमें कोविड-19 की महामारी, आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 ने किस तरह से इकोनॉमी को बुरी तरह खराब किया है। उसके बावजूद कृषि में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों ने वर्ष 2020-21 के दौरान 3.4% की वृद्धि दर्ज की है। और इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि देखिए लॉकडाउन के अंदर लगभग सभी लोग जो कि अलग अलग शहरों में रोजगार करने आए थे वो उनकी घर वापसी हो गई और जिसकी वजह से वो अपने अपने इलाकों में, अपने गांव में जाकर उन लोगों ने कृषि का कार्य किया। और अधिकतर कृषक जो हैं लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्रों में अपने अपने कृषि उत्पादों को बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हम बात करें पिछले डेटा की तो 2019-20 में ये डेटा देखिए 2020-19 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में 296.65 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था जो कि 2018 में 285.21 था। ठीक है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण हर साल 29 जनवरी को लाया जाता है और ये अक्सर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकारों के नेतृत्व की टीम में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी आकार रिकवरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, वी आकार की रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और रिकवरी है जो चार्टिंग में वी आकार जैसे दिखता है। या कथन 2, वी आकार की रिकवरी में मैट्रिक्स में तेज गिरावट के बाद एक तेज वृद्धि पिछले शिखर पर वापस आ जाती है। ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, ऑप्शंस देखिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हो सकता है और दोनों गलत भी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि दोनों ही सही हैं।
क्योंकि हाल ही में आर्थिक समीक्षा के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आंकड़ों में आर्थिक गतिविधि की एक मजबूत वी आकार सफल रिकवरी दर्ज की गई है। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट कि किस तरह से 2018 में जीडीपी इतनी दर्ज की गई थी, 2019 में 6.1, 2019-20 में 4.2 और 2020 में एकदम माइनस में चला गया है। और अनुमान के अनुसार 2021 में 11% जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है कि 11% तक वृद्धि होगी। तो ये बिल्कुल वी आकार होगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2021 की जो आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक रिकवरी होगी, वो वी आकार में होगी। और वी आकार की रिकवरी एकदम से आर्थिक मंदी की रिकवरी को दर्शाता है। और इसमें आर्थिक मंदी और वसूली की जांच करते समय इसको बनाया जाता है कि किस तरह से, किन कारणों से आर्थिक सुधार की इतना अनुमान किया जा रहा है, कि आर्थिक सुधार में किन आधारों पर ये जीडीपी बढ़ेगी। पीछे कई सारे आंकड़े आए हैं और कई सारे अध्ययन किए गए हैं जिन आधारों पर ये बोला जा रहा है कि इस तरह से वी आकार बनाते हुए हमारी जीडीपी की रिकवरी की जाएगी। तो अब बात करें कि वी आकार की रिकवरी क्या है। तो यह मैट्रिक्स में तेज गिरावट के बाद एक तेज वृद्धि होती है जो पिछले शिखर पर वापस आ जाती है। यानी अगर यहाँ से गिरा है तो यहीं पर आकर खत्म भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या ऑप्शन बी नीति आयोग, या ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के लिए एक संरक्षण प्रतिमान रखने की आवश्यकता को महसूस करता है। और इस बार जो ये कार्यक्रम लाया गया है तो इसमें गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि समुद्री इलाकों में, समुद्री क्षेत्रों में जो जीव पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और 28 जनवरी को जलवायु मंत्रालय ने 28 जनवरी को नई दिल्ली में मरीन मेगाफना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। और इन दस्तावेजों में संरक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीकों और उसके साधनों को बताया गया है। और इसमें क्षेत्रीय और केंद्रीय और राज्य स्तर पर सभी के सहयोगों की मांग की गई है कि इस तरह के कार्यक्रम कोई अकेले नहीं कर सकता, इसलिए सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न इकाइयाँ मिलकर इस कार्यक्रम को पूरा करेंगी। क्योंकि देखिए भारत जो है पर्यटन स्थल माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारा पर्यटन स्थल है और विदेशी भी आते हैं यहाँ पर हमारे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए। और इसके बावजूद जो हमारे यहाँ के ऐसे जीव जो कि बहुत यूनिक हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसलिए इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है ताकि हम इन जीवों को सुरक्षित कर सकें। अगर हम बात करें इस गाइडलाइंस के बारे में तो इसमें समुद्री स्तनधारियों को फंसाने, चोट या मृत्यु दर के मामलों में सरकार की तरफ से कार्रवाई, नागरिक समाज और सभी हितधारकों के बीच में बेहतर समन्वय को निर्देशित किया गया है। क्योंकि बड़े बड़े समुद्रों में
बड़े बड़े समुद्रों में जहाज़ों को चलाया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है जिसके लिए जाल बिछाए जाते हैं, और उसमें इस तरह के छोटे छोटे जीव जो कछुआ हैं वो फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका अवैध व्यापार भी होता है, शिकार भी किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि इन विभिन्न जीवों को बचाया जा सके। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहे कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कॉमन्स प्रोजेक्ट फाउंडेशन और विश्व आर्थिक मंच ने सार्वजनिक और निजी हितधारकों के व्यापक स्वैच्छिक नेटवर्क के सहयोग से कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है। या कथन 2, कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क को उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी अपने स्वास्थ्य के सूचना के लिए डिजिटल पहुंच होती है। तो बताइए दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही था। देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा रीसॉर्टिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और कॉमन्स प्रोजेक्ट फाउंडेशन और विश्व आर्थिक मंच ने सार्वजनिक और निजी हितधारकों के व्यापक स्वैच्छिक नेटवर्क के सहयोग से कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है। क्या है इस कार्यक्रम का नाम? कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। और इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए डिजिटल पहुंच बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार करना है, और दूसरा प्रत्येक गंतव्य की आवश्यकताओं को समझना और उनका पालन करने के लिए व्यक्तियों को आसान तरीका बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे यरवदा सेंट्रल जेल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात कौन से स्टेट में है? बताइए। यरवदा जेल की बात हो रही है, बहुत पढ़ा है हमने यरवदा जेल के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। और हाल ही में यरवदा जेल में पर्यटन की पहल की गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये भी माना जा रहा है कि जो यरवदा जेल है वो लगभग 150 वर्ष पुराना है, और यहाँ पर हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसमें कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लगभग कुछ समय के लिए इस जेल में रहे हैं। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बेहतर रूप से जानने के लिए इसमें पर्यटन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और इसका निर्माण 1886 में किया गया था, और ये जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है और देश की सबसे बड़ी और अधिकतम सुरक्षा जेलों में से ये एक है। और ये लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। और देखिए, महात्मा गांधी को भी 22 मार्च से फरवरी 1925 तक, और जनवरी 1932 से 1933 तक, और अगस्त 1933 में इनको जेल में रखा गया था। ये सारे जेल के रिकॉर्ड के अनुसार ये आंकड़े निकाले गए हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी 1898
जनवरी 1898 से फरवरी 1899 तक इस जेल में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अगस्त 1930 से अक्टूबर 1930 के बीच में इस जेल में रखा गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगस्त 1930 और जनवरी 1930 और जनवरी 1932 के बीच में इस जेल में बंद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हिंदू से लिया गया है इसको। तो फटाफट बताइए कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2008 में इसको शुरू किया गया था। और हाल ही में केंद्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी के सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा संश्लेषित एंटी डोपिंग के क्षेत्र में रासायनिक प्रशिक्षण के उपयोग के लिए एक एकल संदर्भ सामग्री का शुभारंभ किया है। और भारत में राष्ट्रीय डॉप प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 2018 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा स्थायी रूप से किया गया था। और इसका उद्देश्य है मानव खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का परीक्षण किया जाना। समझ गए? अब देखिए, राष्ट्रीय डॉप प्रशिक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय मीन्स इसका किसी भी एजेंसी का इसके ऊपर दबाव नहीं होता है। ये स्वायत्त रूप से अपने दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह मानव खेल डॉप परीक्षण के लिए एक जिम्मेदार देश की एकमात्र प्रयोगशाला है। यह अपनी तरह की एक इकलौती प्रयोगशाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।